हेलो एंड वेलकम अगेन टू आवर चैनल पैरामाउंट जीएस जोन। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का। तो आज हमारी हिस्ट्री की क्लास रहेगी। तो एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है हमारी, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टरों में से एक है हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता का आज हम अध्ययन करेंगे। इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पार्ट्स 1 जो कि आज इस पार्ट्स 1 में पढ़ेंगे, हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता में उसकी पृष्ठभूमि या प्रस्तावना को, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर उसके नामकरण को यानी नॉमिनेशन पढ़ेंगे, किस प्रकार से इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता, और उसके कालक्रम को जानेंगे, क्या कालक्रम है और इसका उद्भव कैसे हुआ हड़प्पा सभ्यता का, उसको जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, और फिर अंत में हम पढ़ेंगे कि जो प्रमुख शहर हैं और उनसे क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रकार हम आज इस वीडियो में इन सारे डायमेंशन को क्लियर करेंगे। तो अब हम बात करें, अगर अभी तक इसको शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और एक लाइक बटन दबाएं फटाफट। तो अब शुरू करते हैं हम हड़प्पा सभ्यता की। तो हम भारतीय इतिहास की बात करें तो 1800 या माफ़ कीजिए 1920 से पहले या यह माना जाता था कुछ कि हमारा जो इतिहास है, भारतीय इतिहास, वो वैदिक काल से पुराना नहीं है, क्योंकि उसके साक्ष्य के रूप में हमारे पास वैदिक ग्रंथ थे, जिसके आधार पर हम यह माना करते थे कि भारतीय इतिहास जो है वैदिक काल तक ही है, इससे पुराना नहीं है। तो फिर इस आधार पर हम भारतीय इतिहासकारों ने विभिन्न तरह से खोज की कि भारतीय इतिहास को जानने की। तो उसी क्रम में शुरुआत होती है। अब पहले हम पृष्ठभूमि को देख रहे हैं, किस तरह से इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले 1826 में एक अंग्रेजी कर्मचारी था चार्ल्स मेसन। उन्होंने क्या किया कि एक हड़प्पा, जो रावी नदी के बाएं तट पर देख पा रहे हैं पाकिस्तान में हड़प्पा स्थल था, उसके एक टीले को देखा। तो उसकी इन्फॉर्मेशन उसने अपने अधिकारी को दी, अंग्रेज अधिकारी को दी। इस आधार पर 1852 और 1872-73 में एक अंग्रेजी कर्मचारी जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये, बताऊंगा इनके बारे में अब थोड़ा सा। अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने हड़प्पा के टीले का दौरा किया 2 बार, और थोड़ा सा जान लें इनके बारे में। अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्हें जो है भारतीय पुरातत्व विभाग या भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है, क्योंकि जो हम बात करें कि जो ASI है भारत की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें हम। थोड़ा सा चैप्टर अलग है लेकिन थोड़ा जानना जरूरी है इसके बारे में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिस तरह से हमने देखा कि जो राम मंदिर का जो फैसला आया था, उसमें भारतीय पुरातत्व विभाग को सारी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आर्कियोलॉजी के आधार पर उसने अपनी रिपोर्ट दी थी सुप्रीम कोर्ट को, उसके आधार पर फैसला सुनाया गया था। और थोड़ा सा हम इसको भी देखें कि जो अभी वर्तमान में वियतनाम में हाल ही की घटना है, जो एक मूर्ति पाई गई है, शिवलिंग पाई गई है शिव जी की, जो 9वीं शताब्दी की है और कहीं ना कहीं बलुआ पत्थर की मूर्ति है वो, और उसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के का प्रशिक्षण चल रहा है उसमें, और उसको खोज कर रही है। और तो ये थोड़ा बाद में पढ़ेंगे इसको हम, लेकिन हम बात करें ASI की। तो इसका जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम साहब को ही कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है 1861 में हो गई थी। वर्तमान में हम बात करें ASI की, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है, वो सांस्कृतिक मंत्रालय के या संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो ये थोड़ा सा हमने जाना इन्फॉर्मेशन के लिए ASI का। तो हम बात करें, अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ने हड़प्पा की सभ्यता का दौरा किया। तो इस आधार पर उन्होंने आगे की प्रक्रिया बढ़ाई। और बात करें हम तो और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिली कि 1856 में जो है, जब लाहौर से कराची के मध्य पाकिस्तान में एक रोड रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उसमें जो अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी जो इसको रेगुलेट कर रहे थे, ब्रंटन ब्रदर्स नाम से जाना जाता है इनको। एक जॉन ब्रंटन थे और दूसरे विलियम ब्रंटन थे, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। तो इन दोनों ने जो है एक विशेष प्रकार की ईंटें पाई गई यहाँ, उन्होंने देखा। तो इस आधार पर देखा गया कि सभ्यता को और अध्ययन करने के लिए इन्होंने अपने ऊपर रिपोर्ट दी कि यह सभ्यता पाई गई है कुछ इस प्रकार से, तो इसका अध्ययन किया जाए और इसकी खोज की जाए। तो इन्होंने जो है रिपोर्ट दी। तो इस आधार पर GM फ्लीट ने
जो कि उसको रेलवे लाइन को रेगुलेट कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया इसकी रिपोर्ट जो है आगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में दी, और इसकी जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज की, अनुशंसा की। तो इस आधार पर सन 1920 के लगभग जो है सर जॉन मार्शल साहब थे, सर जॉन मार्शल, इनके नेतृत्व में, सन जॉन मार्शल इनके नेतृत्व में राखलदास बनर्जी एवं दयाराम साहिनी ने जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की, इनके नेतृत्व में जॉन मार्शल साहब की में। तो इस आधार पर जो है हमने देखा पृष्ठभूमि किस प्रकार से है, तो हड़प्पा की खोज की जाने लगी। अब बात करें हम तो नामकरण की कि किस प्रकार से भारत जो हड़प्पा सभ्यता है उसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, या हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन इस नाम से जाना जाता है। तो यह नाम कैसे पड़ा, तो सबसे पहले जो हड़प्पा की जो स्थल है वो सिंध प्रांत, पाकिस्तान की, माफ कीजिए, जो सिंधु नदी है, तो पाकिस्तान की सिंध प्रांत और भारत के जो पश्चिमोत्तर इलाके हैं कहीं ना कहीं सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में पाए गए स्थल, तो इस आधार पर इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा है। और हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता किस आधार पर कहा जाता है, तो हम बात करें कि सबसे पहले जब खोज की गई थी तो सबसे पहले जो हड़प्पा स्थल है देख पा रहे हैं ये आप, रावी नदी के बाएं तट पर है। तो हड़प्पा स्थल खोज में आया तो पुरातत्व की परंपरा है कि जो स्थल सबसे पहले प्रकाशित होता है उस सभ्यता या उसका नाम उसी स्थल के नाम पर रखा जाता है। तो इस आधार पर जो है हड़प्पा सभ्यता इसका नाम रखा गया हड़प्पा स्थल के प्रकाशित होने पर। तो इसका दो नाम और मिलते हैं कि घग्गर संकरा और सिंधु सरस्वती, ये दो नाम और मिलते हैं, सिंधु सरस्वती। तो इस आधार पर जो है इन नामों से जाना जाता है। तो हमने देखा किस तरह से नामकरण है हड़प्पा सभ्यता में। और हम आगे बात करें कालक्रम की, तो कालक्रम में विज्ञानों या विद्वानों के बीच भी मतभेद है कि किस आधार पर। अब बात करें सबसे पहले सर जॉन मार्शल कहते हैं कि इसका हड़प्पा सभ्यता है, इसका कालक्रम 3250 BC है, जबकि मार्टिमल बिहिलर साहब कहते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता जो है 1500 BC की है। और जो कार्बन 14 से डेटिंग की जाती है या C14 पद्धति से जब अध्ययन किया जाता है तो इसकी जो अवधि है, जो काल है, वो 1750 माना जाता है। तो इस आधार पर हम बात करें जब अध्ययन किया जाता है तो सबसे जो उपयुक्त कालक्रम है वो दिखाई पड़ता है 1750 से लेकर के 2350 के बीच। अब जब हम बात करते हैं कालक्रम की, तो जो हड़प्पा का विकसित चरण है, जिस समय हड़प्पा अपने विकसित चरण पर थी, उसी कालक्रम को हम मानते हैं ना। तो हम बात करें कि किस प्रकार से हड़प्पा के कालक्रम को बांटा जाता है, तो सबसे पहले आती है प्राक हड़प्पा, यानी सबसे पुराने जब सबसे पहले थी हड़प्पा सभ्यता का स्थल, तो अभी हाल ही में खोजा गया है वीराना स्थल है जो हरियाणा का है, जो 7570 BC पूर्व है वीराना शहर। और बात करें हम कि विकसित चरण जब हड़प्पा का था, तो विकसित हड़प्पा हमने जैसे पढ़ा, तो इसको 1750 से लेकर 2350 BC तक माना जाता है। और हम इस तरह से लास्ट में बात करें कि हड़प्पा का पतन हुआ, तो इसके बाद क्रम आता है कि पतनशील हड़प्पा। और हम इसको अगर आर्यों का आगमन है, इतना पता है कि हमारे पास जो साक्ष्य हैं कि आर्य जो है 1500 BC तक
आ गए थे। तो कहीं ना कहीं जो उपयुक्त कालक्रम बैठता है हड़प्पा सभ्यता में वो 1750 से लेकर 2350 के मध्य बैठता है। तो इस आधार पर कालक्रम बनता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो विकसित चरण की ही बात करते हैं। तो इस तरह से हमने एक कालक्रम देखा हड़प्पा सभ्यता का 1750 से लेकर 2350 के मध्य। अब हम बात करें कि इसका उद्भव कैसे हुआ। अब उद्भव पे आए तो जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मानव का उद्भव विकास यानी एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन जिस तरह से विवादित विषयों में से एक है, उसी तरह से भारतीय इतिहास में भी जो हड़प्पा सभ्यता है उसका उद्भव किस प्रकार हुआ यह भी महत्वपूर्ण विवादित विषयों में से एक है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसके उद्भव की व्याख्याएं की गई हैं। तो सबसे पहले विदेशी इतिहासकारों का मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो मेसोपोटामिया जो सुमेरिया की सभ्यता है उसके या विदेशी मत को मानते हैं कि विदेशी सभ्यता की प्रेरणा से हड़प्पा सभ्यता प्रकाशित हुई या इसका विकास हुआ। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि विदेशी लोगों का ही हाथ है हड़प्पा सभ्यता के विकास में या उद्भव में। तो इस आधार पर उन्होंने कह तो दिया लेकिन उसको कुछ साक्ष्य बताए। इस आधार पर उन्होंने समानताएं दी कि किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता में और मेसोपोटामिया की सभ्यता में कुछ समानताएं प्रदर्शित करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले हम बात करें समानता में तो दोनों में ईंटों का इस्तेमाल किया गया है ना, दोनों में ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। अब ईंटों के इस्तेमाल की बात करें हम तो हड़प्पा सभ्यता में हम बात करें जो ईंटें हैं वो पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो है कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। तो इस आधार पर ये तो बैठता नहीं है ना। अब बात करें हम ये वैज्ञानिक जो विदेशी मत प्रदर्शित कर रहे हैं उनके कुछ समानताएं प्रदर्शित करने के आधार हैं और एक आधार दिया उन्होंने कि किस आधार पर इन दोनों में जल निकास प्रणाली है ना, जल निकास प्रणाली है, दोनों सभ्यताओं में जल निकास प्रणाली है। अब बात करें जल निकास प्रणाली की तो हड़प्पा सभ्यता में बहुत ही नियोजित तरीके से जल निकास प्रणाली है, दक्षता हासिल करके लोगों ने जल निकास प्रणाली का विकास किया। और वहीं बात करें तो मेसोपोटामिया में है जल निकास प्रणाली लेकिन इतने विकसित चरण में नहीं रहे वो। तो अब अगले जो मत देते हैं आधार देते हैं वैज्ञानिक या विद्वान विदेशी इतिहासकार, तो एक मत देते हैं कि इन दोनों में धर्म की उपलब्धता है ना, धर्म की उपलब्धता है। अब हम धर्म की उपलब्धता से बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में जो धर्म है वो इतने उसका इतना प्रभाव नहीं था जैसा बात करें हम मेसोपोटामिया में, यहाँ लगभग पूरा ही जो सभ्यता है वो धर्म पर आधारित है, जगह जगह धर्म के मंदिर हैं। तो इस तरह से ये भी कुछ आधार समानता प्रदर्शित नहीं करता है। और बात करें वो कहते हैं कि इन दोनों में लिपि की उपलब्धता है ना, दोनों सभ्यता में लिपि की उपलब्धता है। तो हम लिपि की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में भाव चित्रात्मक लिपि है, जिस तरह से इसको पढ़ा नहीं जा चुका है। जैसा मैंने बताया था ये आदि इतिहास है तो इसको पढ़ेंगे क्यों नहीं पढ़ा जा चुका है और क्या है लिपि, आगे ये खंड आएंगे उसमें पढ़ेंगे हम। यहाँ इतना जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता में लिपि को पढ़ा नहीं जा चुका है, जबकि मेसोपोटामिया में सभ्यता में जो लिपि है उसको पढ़ा जा चुका है। तो अगर हम इन सभी जो समानता प्रदर्शित करने के जो मत हैं विदेशी इतिहासकारों के कि किस तरह से मेसोपोटामिया हड़प्पा सभ्यता की जो प्रेरणा है उसका प्रभाव है, उसके आधार पर विकास हुआ हड़प्पा सभ्यता का, तो ऐसा नहीं है। अगर विश्लेषण करें तो समानता से ज़्यादा आपने खुद देखा अब असमानताएं प्रदर्शित हो रही हैं। तो इस आधार पर विदेशी मत को मानना बहुत कठिन है। तो अब समय के साथ साथ हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में विदेशी इतिहासकारों के मत का भी प्रतिपादन हुआ और यह माना गया कि जो भारत का पश्चिमोत्तर इलाका है यहाँ प्राचीन काल में कई ग्रामीण संस्कृतियाँ मौजूद थी और समय के साथ उन्होंने जल प्रबंधन में दक्षता हासिल की और कृषि प्रबंधन या कृषि में भी जो है आगे बढ़ोतरी की और कृषि को अच्छे से विकास करके और विकसित चरण में पहुंचाया। तो इस आधार पर हम बात करें तो कृषि
के जो कृषि उन्होंने करते थे उससे काफ़ी सारा अधिशेष बचता था या सरप्लस बचता था। जैसे अपने कृषि की और उसको उपभोग करने के बाद जो शेष चीज़ें बचती थी उसका व्यापार वाणिज्य करते थे जो लोग, व्यापार करके तो इस तरह व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ और उससे जो है सरप्लस आया और उसके आधार पर नगरीकरण की व्यवस्था की, जो कि मुख्य अवयव है इस सभ्यता का। तो इस आधार पर धीरे धीरे नगरीकरण का विकास हुआ और इस सभ्यता विकसित चरण में आई। तो इस तरह से जब हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की बात करते हैं तो ये एक क्रमिक विकास की प्रक्रिया है, ना कि कोई घटना के तौर पर माने। तो यह मत जो है सबसे सहमति प्रदान करके इसको उपयुक्त माना जाता है। तो इस आधार पर हम देखें तो इसका उद्भव होता है। तो अब बात करें हम जो अंतिम जो माफ कीजिए जो अगला चरण है कि विस्तार किस तरह से है, तो इसको थोड़ा सा देखिए आप मैप के माध्यम से कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक है। तो हम बात करें जो चूँकि हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की खोज अभी भी जारी है, तो तमाम सारे हड़प्पा स्थल हैं। तो अब बात करें कि इसमें इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, तो विस्तार की पढ़ेंगे, थोड़ा सा पॉइंट कीजिएगा कि अगर इसको सबसे पूर्वी विस्तार देखें हम, तो जैसा कि देख पा रहे हो हम आप मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल में मांडा शहर, तो ये स्थल सबसे पूर्वी भाग पे है और चिनाब नदी के तट पर है ये। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूर्वी भाग है सबसे, वो कौन सा है, मांडा जम्मू कश्मीर में। अब बात करें कि सबसे दक्षिण में इसका विस्तार है प्रवरा नदी के तट पर, प्रवरा नदी के तट पर है दाइमाबाद या दैमाबाद में महाराष्ट्र के। तो इसका सबसे दक्षिणी विस्तार हमने देखा कहाँ है, दैमाबाद में। अब बात करें कि सबसे पूर्वी विस्तार इसका कहाँ तक है, तो थोड़ा सा उत्तर प्रदेश आगे है। तो उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर है हिंडन नदी के तट पर मेरठ शहर में उत्तर प्रदेश के। तो ये सबसे पूर्वी विस्तार है हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में। अब बात करें हम सबसे पश्चिम में, तो सबसे पश्चिम में सुतकांगेडोर है जो बलूचिस्तान में दास्क नदी या मकर तट पर। तो सबसे पश्चिमी विस्तार हमने देखा सुतकांगेडोर तक है। तो इस आधार पर थोड़ा पॉइंट करना, बिल्कुल सबसे पूर्वी विस्तार और पश्चिमी विस्तार और दक्षिणी विस्तार और पूर्वी विस्तार कहाँ कहाँ तक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और सारा चैप्टर ही ये लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो जिस तरह से हमने देखा विस्तार, अब बात करें अंतिम चरण में हम प्रमुख शहर और उनसे प्राप्त वस्तुओं की। तो सबसे पहले हम बात करें हड़प्पा शहर की। तो हड़प्पा शहर जो है वो पाकिस्तान के साहिवाल ज़िले में है, पाकिस्तान के साहिवाल ज़िले में। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि रावी नदी है हमारी, उसके बाएं तट पर हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा शहर है जो पाकिस्तान के साहिवाल ज़िले में। अब बात करें इसकी खोजकर्ता की कि इसका खोजकर्ता कौन है, तो इसके खोजकर्ता हैं दयाराम शाहिनी। अब इसके जो प्रमुख वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी है हम बात करें, तो इसमें सबसे पहले जो है उर्वरा की देवी या एक स्त्री के गर्भ में से निकलता पौधा बताया गया है, वो उसका जो है वो वस्तु मिली है। और गेहूं और जौ के फसलों के साक्ष्य मिले हैं और एक कब्रिस्तान भी मिला है इस स्थल से। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली हैं कहाँ से, हड़प्पा से। अब दूसरे पे बात करें हम मोहनजोदड़ो की, मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान के लरकाना शहर में है, सिंध प्रांत में। जिस तरह से देख पा रहे हो सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो शहर है पाकिस्तान के लरकाना शहर में। तो हम बात करें कि इसमें क्या क्या उत्खनन वस्तुएं हैं, तो इसमें सबसे पहले इसकी बृहत स्नानागार मिलता है। इसको आगे पढ़ेंगे किस प्रकार इसका जो स्नानागार है कितना विस्तृत है और क्या क्या विशेषताएं इसकी, आगे के क्रम में हम आगे पढ़ेंगे। और बात करें तो इससे एक पशुपति शिव की मूर्ति भी मिली है और हाथी की खोपड़ी
और मेसोपोटामिया की मोहर मिली है और शीप मिली है, जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार वाणिज्य मुख्य रूप से होता था और दो तरीके से होता था। एक आंतरिक व्यापार भी होता था, पढ़ेंगे आगे हम, एक हड़प्पा स्थल से दूसरे हड़प्पा, और जिस तरह से मेसोपोटामिया की जो मोहर मिली है उस आधार पर कह सकते हैं कि वहाँ व्यापार भी होता था, जैसे मेसोपोटामिया से अन्य दूसरे देशों से भी व्यापार होता था। अब अगले चरण में हम बात करें तो हम बात करें कालीबंगा की। कालीबंगा शहर जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, इसे काली चूड़ियाँ भी कहा जाता है। तो इसमें हम बात करें तो जुता हुआ खेत मिला है। हम वस्तु की बात करें तो जुता हुआ खेत मिला है और इसमें भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं और ऊँट की हड्डियाँ भी मिली हैं इसमें। इस आधार पर कुछ चीज़ें मिली हैं। और हम बात करें जो पाकिस्तान का चंदूहड़ो है, चंदूहड़ो शहर है, वहाँ से क्या क्या वस्तुएं मिली हैं। तो इसमें जो है कि सुरमे लगाने की जो सलाई है वो मिली है, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं इसमें। और हम बात करें तो मनका बनाने का कारखाना भी कहाँ पर है, चंदूहड़ो में ही है। तो इस आधार पर कुछ वस्तुएं मिली हैं। और हम बात करें जो गुजरात शहर में है धोलावीरा, ये शहर, इसमें जो है जुता बड़े बड़े विशाल खेल का मैदान मिला है। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि धोलावीरा में जो है, धोलावीरा में त्रिस्तरीय भवन मिला है, त्रिस्तरीय भवन मिला है। अब इसको पढ़ेंगे हम, त्रिस्तरीय किस प्रकार से भवन है। अभी तक इतना जान लीजिए कि त्रिस्तरीय भवन मिला है, 3 स्तरों पर इस भवन का निर्माण है। तो इस आधार पर इसको आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से है। तो ये कुछ शहर हैं। और एक और देखते हैं हम, एक शहर और थोड़ा सा और देख लेते हैं हम, लोथल। लोथल, इसे लघु हड़प्पा भी कहते हैं। ये पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। लघु हड़प्पा भी कहते हैं। अब इसमें बात करें तो क्या क्या मिला है कि धान की भूसी मिली है इसमें, मम्मी के अवशेष भी हैं लघु माफ कीजिए लोथल शहर से, और इसमें बंदरगाह भी साक्ष्य मिले हैं। तो इस आधार पर ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल देखे। तो ये तो सारे फैक्चुअल है, तो आप कहीं ना कहीं और पुस्तक से ये फैक्ट और आप याद कर सकते हैं शहरों के। तो इस आधार पर जो विश्लेषण था वो मैंने पहली वीडियो में आपको समझाया, और अगली वीडियो कुछ आगे बढ़ेगी, किस तरह से आर्थिक स्थिति थी और सामाजिक व्यवस्था और किस प्रकार से थी, धार्मिक व्यवस्था, फिर प्रासंगिकता क्या थी इसकी, वो सब हम आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो उम्मीद है आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से जल्दी लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।